रेट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम की। आप देखिए, डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम, उसके लिए ये शर्त है कि आपके पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन होना चाहिए। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि वो डायनामिक इक्विलिब्रियम किसी फिजिकल प्रोसेसेस या फिजिकल जो फेज चेंज है उसमें भी डेवलप हो सकता है। आई मीन टू से कि आपके पास जो इक्विलिब्रियम है वो फिजिकल भी हो सकता है और केमिकल भी हो सकता है। लेकिन अगर आप देखें, हम इसमें ज़्यादातर केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। ये हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इस रिवर्सिबल रिएक्शन में ये हमारे पास रिएक्टेंट हैं और दीज आर प्रोडक्ट्स। अब कन्वेंशनली हम इसको रिएक्टेंट और इनको हम प्रोडक्ट कहते हैं। वैसे तो ये रिएक्शन रिवर्स भी होता है, लेकिन हम ये कन्वेंशन यूज़ करते हैं और लेफ़्ट साइड पर जो लिखे गए स्पीशीज़ होती हैं उनको हम रिएक्टेंट का नाम देते हैं और जो राइट साइड पे उनको हम प्रोडक्ट का नाम देते हैं। इसके लिए रिवर्सिबिलिटी का साइन ये भी ज़रूरी है। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की जब हम बात करेंगे तो उस सूरत से पहले आप देखें यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा है और रिवर्स रिएक्शन कौन सा है। यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन में ऐसा होगा कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे होंगे, और जब हम बात करते हैं रिवर्स रिएक्शन की तो रिवर्स रिएक्शन में बिल्कुल उसके रिवर्स हो रहा होगा, यानी जो प्रोडक्ट हैं वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। इस पर्टिकुलर रिएक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर A प्लस B दैट गिव C प्लस D, तो ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। और इसके लिए रिवर्स की बात करें तो C प्लस D दैट गिव्स A प्लस B, दैट्स द रिवर्स रिएक्शन फॉर दिस गिवन केमिकल इक्विलिब्रियम। अब इसी कॉन्सेप्ट को अगर आप देखें तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आइडिया आना चाहिए इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम को आप डिवाइड कर सकते हैं इनटू टू टाइप्स, फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम वो होगा जिसमें जस्ट फेज चेंज दैट इज इन्वॉल्व्ड है। वन एग्जांपल इज गिवन कि आयोडीन आपके पास सॉलिड है और आयोडीन गैस है, तो गैस और सॉलिड आयोडीन के दरमियान इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो सकता है। ऐसा असल में अगर आप नोट डाउन करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि दैट इज इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश बिटवीन द सेम केमिकल स्पीशीज। तो सेम केमिकल स्पीशीज के दरमियान इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। जैसे एक और एग्जांपल अगर आप यहाँ देखें, ये हमारे पास वाटर है एंड दैट वाटर इज इन लिक्विड स्टेट, और इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट पर ऐसा होता है कि जो वाटर के वेपर्स हैं, जो गैसियस स्टेट में वाटर है और लिक्विड, इन दोनों के दरमियान इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो सकता है। इसमें आप देखें फेज चेंजेस इन्वॉल्व। केमिकल स्पीशीज आर सेम बट देयर इज ओनली फेज चेंज इन्वॉल्व हियर कि ये लिक्विड फेज में और ये गैसियस फेज में है। ऐसे इक्विलिब्रियम को हम फिजिकल इक्विलिब्रियम का नाम देंगे। इसी तरह आप देखें केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होगा। केमिकल इक्विलिब्रियम में डिफरेंट स्पीशीज आर इन्वॉल्व्ड, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि बिटवीन डिफरेंट केमिकल स्पीशीज। अब जो केमिकल इक्विलिब्रियम है उसको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें फिजिकल इक्विलिब्रियम की तो फिजिकल इक्विलिब्रियम ज़्यादातर जो होगा वो हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम होगा, लेकिन ये होमोजीनियस भी हो सकता है। इसी तरह यहाँ पे अगर फेज चेंज की बात करेंगे तो लाजमी बात है कि इसमें क्या होगा, जब फेज चेंज इन्वॉल्व हो रही है तो इन दैट केस दैट इज हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। और अगर फेज चेंज नहीं है,
फेज सेम रहता है लेकिन क्रिस्टलाइन शेप चेंज हो जाती, तो उस सूरत में क्या होगा, इन दैट केस दैट इज होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। ज़्यादातर हम केमिकल इक्विलिब्रियम के हवाले से डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पे मैंने उसी को आगे क्लासिफाई किया। केमिकल इक्विलिब्रियम में भी होमोजीनियस और इट में भी हेट्रोजीनियस। अगर तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सबकी फेज सेम हो, मीन जैसे अगर आप देखें नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन वी गेट अमोनिया, तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया, ऑल दीज रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट आर इन द सेम गैसियस फेज. So this is example of homogeneous equilibrium. Keep in mind I am talking about equilibrium, not catalysis. अगर कैटलिस्ट की बात करते हैं तो आगे चल के हम पढ़ेंगे कि कैटलिस्ट का फेज भी अगर रिएक्टेंट के फेज जैसा ही होगा तो वो होमोजीनियस कैटलिसिस कहलाते हैं। मैंने रिएक्टेंट और कैटलिस्ट के फेज की बात की, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट। लेकिन अगर हम होमोजीनियस इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो उसमें ऐसा होगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सबके जो फेज होगा वो सेम होना चाहिए, जैसे हम सिंथेसिस ऑफ अमोनिया में। इसी तरह आप देखें कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, अगर आप थर्मली डिकम्पोज करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, दैट्स अगेन सॉलिड, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस है। इसमें आप देखें कि डिफरेंट फेजेस आर इन्वॉल्व, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड में है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड में है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैसियस में। अब इसमें जब डिफरेंट फेजेस इन्वॉल्व हैं, दैट्स एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो ये हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम की एग्जांपल होगी। अब देखें इक्विलिब्रियम कोई भी एस्टैब्लिश हो, वेदर इट इज होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस और फिजिकल और केमिकल, इन तमाम केसेस में ऐसा ही होगा कि यहाँ पर एक रिवर्सिबिलिटी का प्रोसेस होना ज़रूरी है, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट जो है वो दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे। आई मीन टू से द प्रोसेस शुड बी रिवर्सिबल, दैट्स एसेंशियल कंडीशन। तब ऐसा होगा कि एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। अगर एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा तो उस सूरत में ही पॉसिबल होगा कि हम कह सकेंगे कि देयर इज अ केमिकल इक्विलिब्रियम और अ फिजिकल इक्विलिब्रियम। जैसे यहाँ पे हम, जैसे मैंने शुरू में मेंशन किया फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की, तो यहाँ भी आप देखें कि एग्जांपल एक दी गई है। अमोनिया को ही ले लें तो इसमें अगर नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो, अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा है, इसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहेंगे। तो आपके पास अगर एक रिएक्शन हो तो आपको एनालाइज करना आना चाहिए कि इनमें से कौन सा फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है और कौन सा इसमें से रिवर्स रिएक्शन हो रहा है। और कन्वेंशनली भी आपको पता होना चाहिए कि अगर रिएक्शन दिया गया है तो क्या कन्वेंशंस हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पर जो आपको स्पीशीज़ दी जाती हैं वो रिएक्टेंट होती हैं, और जो राइट हैंड साइड पर स्पीशीज़ दी जाती हैं दोज आर एक्चुअली टर्म्ड एज प्रोडक्ट्स। अब केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या ज़रूरी है? केमिकल इक्विलिब्रियम उस स्टेट को हम कहते हैं जिस स्टेट पर ऐसा होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन they become equal, and that is for, yes, that is for a reversible process. Next, अब हम बात करते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस होते क्या हैं या रिएक्शंस क्या होते हैं। अब देखें रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होगा। प्रोसीडिंग डायरेक्शन की बात करें तो रिवर्सिबल में जो रिएक्शन होगा वो दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करता है, फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स और बैकवर्ड। लेकिन जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होगा, जैसे अगर आप देखें हमारे पास H2SO4, इसका रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं। एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करती है तो उस सूरत में साल्ट बनता है, तो ये यहाँ पे मैंने साल्ट लिख दिया और प्लस वाटर लिख दिया। अब इस रिएक्शन में अगर आप देखें तो ये हमारे पास रिएक्टेंट थे एंड दीज आर टू प्रोडक्ट। अब ये जो प्रोडक्ट हैं ये दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो रहे, अगर हो भी रहे होंगे तो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं होते। अब क्योंकि अगर हम केमिस्ट्री में बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि कोई भी रिएक्शन जो है वो 100% तो कंप्लीट नहीं होता, तो उसमें थोड़ी बहुत रिवर्सिबिलिटी होती है। लेकिन हम बात कर रहे होते हैं कि अगर तो रिएक्शन
almost goes to completion. In that case, that is irreversible reaction. तो irreversible reaction में क्या होगा? Reaction proceed only in one direction, not both direction. Completion की बात की मैंने आपसे कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होगा वो तो कंप्लीट हो ही नहीं सकता. प्रोडक्ट बनेंगे, अभी प्रोडक्ट कंप्लीटली रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं होंगे और प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे. यानी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ऐसा मुमकिन नहीं है कि रिएक्शन दैट कैन बी कंप्लीटेड. इरिवर्सिबल में क्या होगा? दैट एक्चुअली गोज टू कंप्लीशन. रिप्रेजेंटेशन, अब देखें यहां पर मैंने रिवर्सिबल रिएक्शन को डबल एरो से शो किया है और इरिवर्सिबल को यहां पे सिंगल एरो से शो किया है. तो रिप्रेजेंटेशन का आइडिया भी आपको वेल क्लियर होना चाहिए. उसके बाद हम बात करते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम. तो जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसकी तो कंडीशन मैंने आपको बताई कि डायनामिक इक्विलिब्रियम शुड बी एस्टैब्लिश्ड. लेकिन अगर आप इरिवर्सिबल की बात करते हैं तो उसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होता. हाँ, अगर ये कहा जाए क्या इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है तो हर चीज़ जो है वो इक्विलिब्रियम गेन करने की कोशिश तो करती है. फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा. वन ऑफ द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम. तो जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, मीन के इरिवर्सिबल होगा, तो उसमें स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टैब्लिश ज़रूर हो सकता है. नेक्स्ट कंडीशन की बात करें. अब एक एसेंशियल कंडीशन जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए कि वो इक्विलिब्रियम गेन कर सके, वो कंडीशन ये है कि द सिस्टम मस्ट बी क्लोज्ड. जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की अगर हम बात करें, कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट तो सॉलिड है और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें आप देखें गैस है. तो अगर सिस्टम क्लोज नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो रिलीज होती जाएगी और जब रिलीज होती जाएगी तो रिएक्शन विल मूव जस्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू ली चार्टियर्स प्रिंसिपल. अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जब प्रोसीड करोगे एंड दैट इज अ पॉसिबिलिटी दैट द रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन. तो फिर इस सूरत में तो ये रिवर्सिबिलिटी खत्म होती जाएगी, यानी रिएक्शन विल बिकम ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल. तो अगर सिस्टम क्लोज होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड वापस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाए. सिस्टम मस्ट बी क्लोज. उसके बाद अगर हम बात करते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन की तो ये ओपन सिस्टम में होता है, इसके लिए क्लोज सिस्टम की रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं है. और अगर वो रिएक्शन इरिवर्सिबल है तो वो क्लोज में भी हो जाएगा और ओपन में भी वो इरिवर्सिबल ही रहेगा. उसके बाद एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होगा तो 2Na बनेगा, रिवर्सिबिलिटी हो. सोडियम को अगर आप वाटर में ऐड करते हैं तो उस सूरत में क्या होगा? एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज. इसमें अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस भी हो रही होती है और जिसकी वजह से ऐसा भी होता है कि हाइड्रोजन कंबस्टेबल गैस है उसको आग भी लग जाती है. तो ये रिएक्शन एक्सप्लोसिव रिएक्शन है और इंस्टेंट फौरी तौर पर होता है, फास्ट रिएक्शन होता है और इस तरह रिएक्टेंट जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो ये था एनालिसिस के रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं. इसका भी आपको अच्छी तरह आइडिया होना चाहिए. ओके, नाउ नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चंस नाउ. Which one is the correct graph for the chemical equilibrium? Interesting. आप अगर बुक में देखते हैं तो ज़्यादातर जो आप ग्राफ देखते हैं उनमें से एक ही ग्राफ देखते हैं. जैसे अल्फा ऑप्शन में अगर आप देखें तो ज़्यादातर ग्राफ ये देखा जाता है. तो यहाँ पे कंसंट्रेशन और टाइम के दरमियान ग्राफ ड्रॉ किया गया है और ये किसी भी आप इक्विलिब्रियम की बात कर सकते हैं. कोई रिएक्शन दिया गया है और उसमें 3 डिफरेंट जो है वो केसेस में ये 3 डिफरेंट ग्राफ जो है वो हमारे पास आते हैं. डेल्टा ऑप्शन यहाँ पे ऑल ऑफ दीज भी दिया गया. तो ये इक्विलिब्रियम के लिहाज से अगर हम देखें तो यहाँ पर फर्स्ट केस में अल्फा ऑप्शन में अगर आप देखें तो अल्फा ऑप्शन में जो रिएक्शन यहाँ पे दिए गए हैं, ये ग्राफ यहाँ पे दिए गए हैं, मैं यहाँ पे उसको फर्दर एक्सप्लेन कर देता हूँ. ये आपके पास ग्राफ है. आप ये जो आपके पास कंसंट्रेशन है, जो चेंज आ रही है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है और ये जो चेंज इन कंसंट्रेशन है दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है. इसी ग्राफ को अगर आप देखें इस हवाले से आप एनालाइज कर सकते हैं. तो अल्फा ऑप्शन में अगर आप देखें तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर जब बनेगा तो उस इक्विलिब्रियम मिक्सचर में यहाँ पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होगी. बीटा ऑप्शन में अगर हम बात करें तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर
जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन कम है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। और चार्ली ऑप्शन में देखें तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, सेम है। तो क्या ये तीनों ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? यस, ऑल दीज आर 3 पॉसिबल। इसका मतलब है ये तीनों ग्राफ करेक्ट हैं एंड ऑल दीज रिप्रेजेंट द केमिकल इक्विलिब्रियम। करेक्ट ऑप्शन शुड बी डेल्टा देन। ओके, नाउ नेक्स्ट, which of the following is irreversible reaction in closed system? क्लोज सिस्टम हो लेकिन इरिवर्सिबल रिएक्शन मीन दैट इज नॉट रिवर्स। तो जैसे मैंने मेंशन किया था कि जो रिएक्शन इरिवर्सिबल होते हैं वो ऐसा भी मुमकिन है कि जो सिस्टम है वो क्लोज हो, या ऐसा भी मुमकिन है कि सिस्टम जो है वो ओपन हो, लेकिन अगर इरिवर्सिबल है तो वो इरिवर्सिबल ही रहेगा। हाँ, कुछ रिएक्शन ऐसे ज़रूर हैं कि जो कि ओपन सिस्टम में इरिवर्सिबल होंगे, लेकिन जब आप सिस्टम क्लोज कर देते हैं तो यू कैन मेक इट रिवर्सिबल रिएक्शन। यहाँ पे आप देखें ओपन सिस्टम की बात की है, यहाँ पर सॉरी क्लोज सिस्टम की बात की है, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। तो ये सिंथेसिस ऑफ अमोनिया क्या है? दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, और ये यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन। प्रिपरेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड जो कि सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन से बनती है, ये भी क्या है? ये भी हमारे पास एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, अब आप देखें जब प्रेसिपिटेशन होती है, जैसे अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, ये हमारे पास AgNO3 है और ये NaCl का सोल्यूशन है। तो ये हमने यहाँ पर एक्वस सोल्यूशन ले ली। अब जब एक्वस सोल्यूशन लेंगे, इनका रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन के नतीजे में सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा और सोडियम नाइट्रेट बनेगा। अब ये तो एक्वस है, लेकिन ये हमारे पास क्या है? दीज आर प्रेसिपिटेशन सॉलिड, वाइट प्रेसिपिटेट यहाँ पे हमें हासिल होते हैं। ये प्रेसिपिटेट की सूरत में नीचे डिपॉजिट होता चला जाएगा, इसीलिए ऐसा है कि इस रिएक्शन की रिवर्सिबिलिटी मुमकिन नहीं होगी। तो ऐसे तमाम रिएक्शन जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होते हैं, दे आर इरिवर्सिबल रिएक्शन। सो करेक्ट ऑप्शन हियर दैट इज चार्ली। लास्ट डेल्टा ऑप्शन को देखें तो डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5 दिया गया है, वो भी क्या है? एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें PCl3 बनता है, क्लोरीन बनेगी और वापस में कंबाइन होकर PCl5 में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, विच इज केमिकल इक्विलिब्रियम? इनमें से केमिकल इक्विलिब्रियम कौन सा है? अल्फा ऑप्शन देखें तो आइस आपके पास है, सॉलिड है, वाटर, लिक्विड है, तो फिजिकल चेंज इसमें आ रही है, दैट इज नॉट अ केमिकल इक्विलिब्रियम। बीटा ऑप्शन में देखें आयोडीन सॉलिड है, आयोडीन गैस है, तो अगेन इज अ फिजिकल इक्विलिब्रियम। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। एक और बात मैंने आपको बताई थी कि जो फिजिकल इक्विलिब्रियम होते हैं उसमें सेम केमिकल स्पीशीज आर इन्वॉल्व, लेकिन जो हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम होगा उसमें डिफरेंट स्पीशीज, केमिकल स्पीशीज आर इन्वॉल्व। तो इसमें आप देखें डिफरेंट केमिकल स्पीशीज हैं, तो केमिकल इक्विलिब्रियम हमारे पास होगा करेक्ट ऑप्शन चार्ली। नेक्स्ट, विच इज होमोजीनियस इक्विलिब्रियम? अब होमोजीनियस इक्विलिब्रियम के लिए ये कंडीशन थी कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं वो दोनों के फेज सेम होने चाहिए। अगर आप फेज सेम चेक करेंगे तो डेल्टा ऑप्शन बनता है। डेल्टा ऑप्शन में आप देखें दोनों साइड पर सल्फर है, एक रंबिक है और दूसरी मोनोक्लिनिक है, तो क्रिस्टलाइन फॉर्म उसकी डिफरेंट है लेकिन दोनों सल्फर है, केमिकल स्पीशीज इज सेम, और इन दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म के दरमियान इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम, एंड since the physical state remains same, so it is also homogeneous, mean this is physical homogeneous equilibrium. Very interesting example that delta is. क्या आप देखें फिजिकल इक्विलिब्रियम भी है लेकिन ये हेट्रोजीनियस नहीं है बल्कि होमोजीनियस है।